Jai Hind, good morning, and I welcome you on Filler Farm. So once again, today's session we are starting, and as you know, the NET JRF PhD. Now UGC has declared that in three categories result will be declared. So our target is mostly to crack JRF, okay, to get JRF. है ना? So once again, I welcome you all and join quickly. Then we will move ahead, okay? So let's go ahead. So dear students, see. So once again, I welcome you all, and this is one of the best platform for UGC preparation. Okay, see. So here I am. Here is the you can say minimum charges. Okay, just you can pay 2,499 rupees to purchase this batch, and you can get all the notes, recorded classes, everything. Okay, see, and here I'm your mentor, and see, so these are the facilities. Our videos are also available on YouTube. Also, you can meet me on YouTube also. And if somebody wants to get, if any new candidate is watching us on YouTube, etc., and wants to get complete notes, complete class, then you can uh, use this code Dinesh10, and using this code you can get 10% off. Okay, see. So here is the faculty of Filler Farm, है ना? See. So these fifth unit is going on, and very soon we are going to complete it. And today we are going to discuss very important points. Okay, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आज करने वाले इसमें. मैंने पिछले क्लासेस में आपको मैंने लेंग एंड पेरोल, है ना, और उसके बाद में आप देखेंगे जो लैंग्वेज है, डायलेक्ट, इडियोलेक्ट, रजिस्टर, इसके बारे में हमने बताया था आपको. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमने देखा था. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक लैंग्वेज की. यस्टरडे, है ना, तो synchronic and diachronic approach. What is synchronic and diachronic approach? Let us discuss. What is synchronic and diachronic approach? So once again, confirming my audio, video, everything is fine. Then we will move ahead. ठीक है, तो हियर आपको बता दें सिंक्रोनिक अप्रोच क्या है. सी, वेट. ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना. चलिए, everything is fine. My audio, video, everything is fine. Actually, due to some technical issue, I am unable to on my video. So my voice, audio, everything is fine. Sure. See. So synchronic versus diachronic approach. What is synchronic and what is diachronic approach? Okay. See. इसमें क्या है देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखें, सी, so synchronic linguistics is the study of a language at one particular period. ये देखिए क्या है सिंक्रोनिक स्टडी. क्या कह रहे हैं, क्या है ये, कि जो किसकी स्टडी है ये, लिंग्विस्टिक स्टडी. क्या है, ऑफ अ लैंग्वेज. पहली बात तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक किसकी है, लैंग्वेज की स्टडी है, ये आपको ध्यान है. एट वन पार्टिकुलर, एट वन पार्टिकुलर टाइम पीरियड, है ना, एक पर्टिकुलर वन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूजुअली द प्रेजेंट, खास करके हम प्रेजेंट में. इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और जनरल लिंग्विस्टिक. यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी लैंग्वेज का हम अध्ययन करते हैं तो उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं, है ना. सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट वन पार्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलरली प्रेजेंट. इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक या जनरल लिंग्विस्टिक भी इसको कहा जाता है. ठीक है,
कि क्या है कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स की हम बात करें तो इसमें सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडी, देखिए, synchronic linguistic study is the study of a language at a particular time। बिल्कुल की फैक्ट हम देखें तो पहला तो क्या है ये कि ये जो है लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपको देखेंगे ये पर्टिकुलर टाइम जो है उसमें रहेगा, है ना, पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंक्रोनिक सिंक्रोनिस्टिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। दूसरा आप देखेंगे इन कंट्रास्ट डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, दूसरी तरफ हम डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक की बात करें तो स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज ओवर टाइम। ये देखिए दो बातें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है, यानी स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी जैसे हम आज देखें जैसे 21वीं सदी में लैंग्वेज का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या नई टर्मिनोलॉजी आई, ये इस पर्टिकुलर टाइम में, या हम देखेंगे कि ये पिछले 10 साल में क्या विकास हुआ, पिछले 20 साल में 15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, हम ये देखेंगे, है ना। तो ये हुआ आपका सिंक्रोनिक। लेकिन डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स डेवलपमेंट ऑफ ओवर द टाइम, पिछले है ना 300-400 साल में भी, है ना, पिछले है ना हजारों साल में लैंग्वेज कहाँ तक डेवलप हुई। तो जब हम ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करेंगे, ओवरऑल टाइम पीरियड की, तो वो डाइक्रोनिक होगा। लेकिन उस ओवरऑल टाइम पीरियड में हम कोई पर्टिकुलर ईयर, कोई पर्टिकुलर दशक निकाल के हम जब बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट, हम जब 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पीरियड निकाल के बात करेंगे, अवधि, तो वो क्या होगा, वो सिंक्रोनिक होगा। बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके हम देखते हैं। और ये क्या है, ओवरऑल देखना है ना, ओवरऑल जब हम पूरे उसमें स्टडी करेंगे लैंग्वेज का कि पिछले 300-400 सालों में लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई है, कैसे विकास हुआ है। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, सो विद इन लास्ट 400-500 years, how the language has been developed, what are the changes there till we see। और अब पर्टिकुलर अभी पिछले अभी कुछ हम देखें पिछले 10 years में, अभी कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम बात देखें कि सिर्फ 10 साल में कितना हुआ, तो ये सिंक्रोनिक स्टडी हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट डायक्रोनिक। और जब हम उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पढ़ेंगे तो सिंक्रोनिक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखिए, तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज ऑफन डिस्क्रिप्टिव, वेट, ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज ऑफन डिस्क्रिप्टिव, एनालाइजिंग हाउ द पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर वर्क टुगेदर। बिल्कुल। तो जो सिंक्रोनिस्टिक लिंग्विस्टिक है उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, यानी ये आप कह सकते हैं कि जो ग्रामर है इंग्लिश की या कोई भी एनी एनी अदर लैंग्वेज, हम बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं कर रहे क्योंकि आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो वी टॉक अबाउट इंग्लिश। तो ये ग्रामर की जो पार्ट्स है वो काम कैसे करते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि भाई नाउन प्रोनाउन कैसे यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे यूज हो रहे हैं। व्हेन वी सी ऑल दीस थिंग्स, तो ये क्या है, ये लिंग्विस्टिक में आपका सिंक्रोनिक में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज अ कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेज और डायलेक्ट। ये देखिए, एक तो ये है कि जब हम सिंक्रोनिक स्टडी करते हैं तो ये डाइक्रोनिक और कंपैरिजन ऑफ लैंग्वेजेस और जो डायलेक्ट होती है, डायलेक्ट देखिए पहले बोली होती है, छोटे रीजन में बोली जाती है। व्हेन अ डायलेक्ट इज स्टार्टेड यूजिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, इट स्टार्टेड यूजिंग फॉर maximum, it started reaching to the maximum people, then it becomes language। So synchronic study of language is the comparison of languages or dialects, various spoken differences of the same languages used within some defined special region and during the same period of time। ये देखिए, तो यहाँ पर स्पेशल रीजन और ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। आप यहाँ पर देखेंगे, मान ली इंग्लिश लैंग्वेज जैसे इंग्लैंड में थी, आपको बता दें, मान लें ये इंग्लैंड रहा है, तो इंग्लैंड के ईस्ट वाले जोन में कहीं पर डायलेक्ट के रूप में प्रचलित थी, है ना, इंग्लिश बहुत छोटे स्तर पे डायलेक्ट यानी बोली। लेकिन धीरे 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 ये पूरे इंग्लैंड में फैली, और इंग्लैंड में फैलने के साथ में ये इंग्लिश जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल गई। तो भैया ये जो
जब है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम तुलना करेंगे हम, है ना, उस डायलेक्ट से, ये पूरे ऑल ओवर में जो फैली है इंग्लिश, इसका अभी यहाँ क्या परिवर्तन आया। इस पर्टिकुलर रीजन में जब इंग्लिश थी 400-500 साल पहले तक, या जो भी उसके पहले भी, वो वहां पर जो आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है क्या परिवर्तन आया। तो इस ओवरऑल लैंग्वेज को हम यहाँ पर तुलना करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो डायलेक्ट वगैरह से हम देखेंगे कि क्या अंतर आया उस रीजन में, आज की लैंग्वेज में और वहाँ की, है ना। तो सिंक्रोनिस्टिक व्यू लुक एट अ लैंग्वेज एज इफ इट इज स्टैटिक एंड नॉट चेंजिंग। हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये स्टैटिक है एंड नॉट चेंजिंग, कोई कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लैंग्वेजेस continually evolve, though it's slow enough that people don't notice it much while it's happening। है ना, कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेजेस परिवर्तनशील है, इवॉल्व होती है, और हम देखते हैं कि लेकिन इसमें पता नहीं चलता है कि क्या क्या परिवर्तन होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते रहता है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सोसर। बिल्कुल, जो सिंक्रोनिक टर्म है किसने दिया था, है ना, जो सिंक्रोनिक टर्म है ये दिया था स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सोसर ने दिया है, स्विस लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डी सोसर ने दिया है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सोसर। द अदर इज, ये देखिए दूसरी तरफ हम देखें, दूसरी तरफ हम देखें, द अदर इज डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम उसको पर्टिकुलर सिंथेसाइज करके हम जब पढ़ते हैं, किसी है ना, सिंथेसाइज करके, जैसे आप देखेंगे इस टाइम पे ये पूरे ओवरऑल इंग्लिश है, लेकिन हमने यहाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने स्टडी की, तो वो हो गया आपका आप कह सकते हैं कि वो सिंक्रोनिक है। डाइक्रोनिक में क्या होगा, विच इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। ये देखिए, बिल्कुल, है ना। आप देखिए यहाँ पर हम देखें, मान लें, है ना, 1000 से लगा के, बीसी से लगा के 2024 या 2000, है ना, 2000 तक मान लें, 1000 साल में लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई। तो ऐसा पूरा पीरियड ऑफ टाइम जब हिस्ट्री का पूरा हिस्टोरिकल पार्ट देखते हुए हम देखें, तो ये क्या होगा, ये डायक्रोनिक स्टडी होगी। लेकिन हमने देखा कि केवल ये 2000 वाले पार्ट में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और वो भी उसमें जो पुरानी जहां से लैंग्वेज डेवलप हुई है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं, क्या है, सिंथेसाइज करके हम सारगर्भित रूप से देखें तो वो सिंक्रोनाइज है। तो यहाँ पर क्या, डाइक्रोनिक में स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट लुक्स एट अ स्नैपशॉट ऑफ अ लैंग्वेज। बिल्कुल, फर्स्ट मतलब जो सिंक्रोनिक स्टडी है वो केवल एक तरीके से स्नैपशॉट को देख रहा है। स्नैपशॉट यानी एक फोटोग्राफ, एक पेज पेपर देख रहा है ऑफ अ लैंग्वेज, एंड द अदर स्टडीज इट्स इवोल्यूशन लाइक अ फ्रेम ऑफ फिल्म और अ मूवी, है ना। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनिक स्टडी है वो केवल स्नैपशॉट है ना, एक फोटोग्राफ है, उसको हम निहार रहे हैं। और जो डाइक्रोनिक है, वो डाइक्रोनिक में पूरा क्या है, पूरा इवोल्यूशन है ना, यानी एक तरीके से पूरा एल्बम हम देखते हैं, पूरी फिल्म हम देखते हैं, पूरी मूवी हम देखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनिक स्टडी जो है, सिंक्रोनिक आपका ट्रेलर है ना, और जो डाइक्रोनिक है वो पूरा फिल्म है, मूवी है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। वेट, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज वन ऑफ द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडी इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉसर इन हिज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। बिल्कुल ध्यान रखना है, फर्डिनेंड डी सोसर ने ये वर्क लिखा है। हालांकि आफ्टर डेथ इनका पब्लिश हुआ है, जो ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ही यूज्ड टू टीच इन कॉलेज एंड यूज्ड टू मेक द नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो after his death, posthumously, this work has been published. ठीक है, the notes have been taken from the different students and collected, and then it is published as course in general linguistics। ध्यान रखना। So course in general linguistics, it was published in 1916। Remember, this work is written by Saussure। You have to remember, this work is written by Saussure, course in general linguistics, and in this publication, in this work, course in general linguistics, Saussure discusses about synchronic linguistics and diachronic linguistics। I hope you understand। द फर्स्ट लुक्स, यानी जो सिंक्रोनिक है वो बिल्कुल स्नैपशॉट है, और ये फ्रेम है, आपको ध्यान रखना है। ये वर्क बिल्कुल स्टार है, याद रख लेना।
ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया है फर्डिनेंड डी सॉसर ने, और नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, 1916 में आया है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर अब देखिए, फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग द वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, देखिए क्या कह रहा है, एनालाइजिंग द वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस इन ओल्ड इंग्लिश ओनली वुड बी अ स्टडी ऑफ सिंक्रोनिस्टिक लिंग्विस्टिक। बिल्कुल, अब ये एग्जांपल देखिए, मैक्सिमम एग्जांपल के थ्रू में समझाने का प्रयास, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग थ्रू मैक्सिमम एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव गुड आइडियाज। यानी किसी ओल्ड इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर क्या था, जैसे आज का वर्ड ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें वर्ड ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम फॉलो करते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड ऑर्डर था वो कैसे था, क्या यही था या और कुछ चेंजेस था उसमें। तो उस वर्ड ऑर्डर को हम जब सेंटेंस में ओल्ड इंग्लिश में स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम स्टडी करेंगे ना, ओल्ड इंग्लिश में जाकर के वहीं पर हम देखेंगे, है ना, यानी आज 1000, है ना, यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या था, तो बस वहीं का हम देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक होगा। if you look at how word है ना, यहाँ पर देखिए, if you look at how word order changed in a sentence from old English to middle English and now to modern English, that would be diachronic study। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सी हमको वर्ड ऑर्डर की बात करना है, आपको ध्यान रखना है, हमको जो हमारा वर्ड ऑर्डर है सेंटेंस में उसको देखना है। अगर हम वर्ड ऑर्डर को ओल्ड, है ना, ओल्ड इंग्लिश में हम देखेंगे केवल क्या रहा था, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो ये होगा क्या, सिंक्रोनिक स्टडी। लेकिन वर्ड ऑर्डर जो सेंटेंस में है उसका मिडिल में क्या चेंजेस आया, और फिर आज का जो मॉडर्न है उसमें क्या है, तो इस तरीके से जब हम एक ओवरऑल पूरा टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं, है ना, ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं, तो ये डायक्रोनिक स्टडी होगा। आई होप इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, गॉट इट। सो अगेन सी वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इन ओल्ड इंग्लिश only would be a study in synchronic linguistics। ठीक है, how word order changed in a sentence from old English to Middle English and how now to modern English, that would be diachronic study। ठीक है, चलिए, synchronic studies look at what associates with what। ये देखिए, synchronic studies look at what associates with what, how parts interact at any given time। ये देखिए, है ना, जिससे जो मतलब किस तरीके से जो पार्ट्स है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। डायक्रोनिक स्टडीज लुक एट व्हाट कॉजेस, है ना, व्हाट एंड हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम। ये देखिए, बिल्कुल इसमें सिंपल सी बात ये है कि क्या चीजें एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट है, उस पर हम देखते हैं सिंक्रोनिक में, और इसके क्या कारण हैं, है ना, और क्या चेंज हुआ है ओवर द टाइम, ये डायक्रोनिक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे हम देखें, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। क्या है ये, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स सच इज द स्टडी ऑफ हाउ पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे मॉर्फ्स है या मॉर्फिम्स हैं, कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड हाउ प्रॉपर सिंटेक्स गिव्स अ सेंटेंस मीनिंग। ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, किस तरीके से वो एक दूसरे से एसोसिएट है। मॉर्फ्स मतलब बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, आपको ध्यान होगा, है ना, सबसे छोटा मीनिंग। यहाँ पर जो मॉर्फिम जो होता है ना, तो ये कैसे एक वर्ड का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे मॉर्फिम मिलके कैसे वर्ड का निर्माण करते हैं, उससे फिर फ्रेज कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और सिंटेक्स में ये किस तरीके से आते हैं, और सेंटेंस में जब आने के बाद उसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। तो इस तरीके से हम सिंक्रोनिक स्टडी में हम देखते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे, इन द 20th सेंचुरी द सर्च फॉर अ यूनिवर्सल ग्रामर। ये देखिए, 20th सेंचुरी में यूनिवर्सल ग्रामर क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, अलग अलग जगह पे, अमेरिका में अलग तरह से अंग्रेजी यूज होती है, ब्रिटेन में अलग होती है, इंडिया का अपना ये, तो यूनिवर्सल ग्रामर दैट विच इज इंस्टिंक्टिव इन ह्यूमंस एंड गिव्स देम द एबिलिटी टू पिक अप देयर नेटिव लैंग्वेज एज इन्फेंट इज अ सिंक्रोनिक एरिया ऑफ स्टडी। तो बिल्कुल 20th सेंचुरी हम देखते हैं यूनिवर्सल ग्रामर के रूप में हम जब देखें, तो जो अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं
है ना, उनको क्या है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको जो है वो बिल्कुल एक तरीके से इंटरनेशनली वो कैसे यूज हो सकती है, उसके स्टडी के बारे में हम देखते हैं। स्टडीज ऑफ इसका कारण ये है, उसका कारण ये है क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रामर डेवलप क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही है संसार में, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, है ना। किस तरीके से बहुत सारी भाषाओं ने अपना क्या है कोई रिटर्न फार्मूला तैयार नहीं किया, उसके कारण बहुत सारी भाषाएं आगे पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं हो पाई और विलुप्त हो रही है। जैसे स्टडीज ऑफ डेड लैंग्वेजेस, डेड इज मतलब जो विलुप्त भाषाएं कैन बी सिंक्रो, है ना, सिंक्रोनिक, है ना, जो डेड भाषाएं हैं, जो डेड मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उन भाषाओं की स्टडी क्या कहलाएगा, सिंक्रोनिक। एज बाय डेफिनेशन दे आर नो लॉन्गर स्पोकन, नो नेटिव आर फ्लुएंट स्पीकर, है ना, नॉट इवॉल्विंग एंड आर फ्रोजन इन टाइम। बिल्कुल, तो क्या हुआ कि इसमें नेटिव स्पीकर भी नहीं बचे हैं, फ्लुएंट स्पीकर भी नहीं बचे हैं, और ये जो है इसकी स्टडी को जब हम करेंगे कि किस तरह से ये विलुप्त होने जा रही है, और इसका जो है हम देखें कि इसका क्या किया जा सकता है, क्या लैंग्वेज हो सकती है, क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो उसकी स्टडी हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें तो सिंक्रोनिक होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सिंक्रोनिक और जो डाइक्रोनिक है, तो सिंक्रोनिक क्या है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके स्टडी करते हैं हम लोग, और जो डाइक्रोनिक है वो ओवरऑल स्टडी की बात करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, माई वॉइस इज कमिंग, एम आई ऑडिबल, एवरीथिंग फाइन, यस, एम आई ऑडिबल, पुट योर मैसेज हियर, यस, सी, चलिए। Actually, in maximum students are attending my recorded classes, है ना, early morning sometime it is difficult to join, so welcome you, okay, all, see, but though I just want to tell you, those students who are preferring recorded classes, please come in live class also, so that you can be more attentive, है ना, see. So here once again let us now let us see what is competence and performance। competence और performance की हम बात करते हैं अब, है ना, सी। सो कॉम्पिटेंस इन परफॉर्मेंस क्या है, देखिए, द सिंस द पब्लिकेशन ऑफ नॉम चॉम्स्की, देखिए, सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक स्टडी हमने किससे बात करी, किसने किसका रोल है उसमें, फर्डिनेंड डी सॉसर का। नॉम चॉम्स्की, स्टूडेंट ये बहुत बड़े लिंग्विस्टिक है, फर्डिनेंड डी सॉसर, नॉम चॉम्स्की, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दे आर रियली, है ना। तो यहाँ देखिए, सिंस द पब्लिकेशन ऑफ नॉम चॉम्स्की एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, ये देखिए क्या है इनका, ये देखिए, एस्पेक्ट of the theory of syntax, aspects of the theory of syntax, in 1965 most linguists have made a distinction between linguistic competence, a speaker's tactic knowledge of the structure of language, है ना, and linguistic performance, which is what a speaker actually does with this knowledge। एक बार फिर समझे इसको, एक्चुअल में क्या है, जो नॉम चॉम्स्की ने एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स ये पब्लिश किया। नॉम चॉम्स्की बड़ा नाम है, नॉम चॉम्स्की क्या, इनका वर्क क्या, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स, ये पब्लिश किया। कब आया ये, 1965 में। तो ज्यादातर जो लिंग्विस्टिक है उन्होंने दो बातों में डिफरेंस करना, डिस्टिंक्शन करना शुरू किया, दो किसके बीच में, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बीच में और परफॉर्मेंस। तो कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, अ स्पीकर्स टैक्टिक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी कोई स्पीकर है उसका स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बहुत टैक्टिक नॉलेज है उसका, वो है, और है ना, एक्चुअल में आपको ग्रामर का बहुत सारा नॉलेज है, ग्रामेटिकली आप बहुत सारी जानते हो, बेसिक बातें आप जानते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर आप जानते हैं। और दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस है, ये क्या है, which is what a speaker actually does with his knowledge, ये ध्यान रखना है, what a speaker actually does with his
नॉलेज, यानी कि परफॉर्मेंस में क्या है, स्पीकर एक्चुअल में उस नॉलेज के साथ में क्या करता है। आप यूँ कह लीजिए आपको कोई भाषा का ग्रामर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपका कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे राइट करते हैं, है ना? आप कैसे स्पीक करते हैं, है ना? आपको स्पोकन भी करना है, तो वो परफॉर्मेंस होगा एक्चुअल में, ठीक है? ये कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस है। तो कॉम्पिटेंस एक बार फिर से देखिए, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। रिमेंबर, linguistic competence is the system of linguistic knowledge possessed by native speakers of a language। बिल्कुल ध्यान रखना, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये ध्यान रखना आपको। लिंग्विस्टिक नॉलेज का मतलब है कि और ये पॉजेस्ड बाय नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उन्हें ये सब होता है कि उसका जो एक जो बिल्कुल, है ना, जो बेसिक नॉलेज है वो किसको होगा, नेटिव स्पीकर को होगा। सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज किसको पता है, नेटिव स्पीकर्स को ये सब पता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखें, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, it is distinguished from linguistic performance, which is the way a language system is used in communication, है ना? It is distinguished from linguistic performance, which is the way a language system is used। बिल्कुल जो यूज है, लैंग्वेज सिस्टम का यूज कैसे होता है, वो आपका क्या है, परफॉर्मेंस है। और उसका लैंग्वेज का आपको जो नॉलेज होता है वो आपका कॉम्पिटेंस है। ध्यान रखना, आपको किसी लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स, नियम्स, है ना, सिंटेक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर सब पता है, वो आपका कॉम्पिटेंस है। लेकिन जब आप इसका यूज करते हैं, तो है ना, जब आप इसको राइट करते हैं, जब आप इसको बोलते हैं, तो वो क्या है, आप कम्युनिकेशन में आप यूज करते हैं खास करके, तो वो क्या है आपका, वो हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस। ध्यान रखना, है ना। नॉम चॉम्स्की इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन हिज एलोबरेशन ऑफ जनरेटिव ग्रामर। बिल्कुल, ये क्या है, ये एलोबरेशन ऑफ जनरेटिव ग्रामर, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया नॉम चॉम्स्की ने, where it has been widely adopted and competence is the only level of language that is studied। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की का अपना एक कॉन्सेप्ट आया था जनरेटिव ग्रामर, जहां पर क्या है, इसको बहुत ही वाइडली अडॉप्ट किया गया था और कॉम्पिटेंस बहुत हाई लेवल है ना, जहां पर अध्ययन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटेंस इज द आइडियल लैंग्वेज सिस्टम। ध्यान रखना, है ना, कॉम्पिटेंस क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना, कॉम्पिटेंस क्या है, आइडियल लैंग्वेज सिस्टम। कॉम्पिटेंस क्या है, आइडियल लैंग्वेज सिस्टम that enables speakers to produce and understand an infinite number of sentences in their language। बिल्कुल, आपका जो है लैंग्वेज सिस्टम, आपका आइडियल लैंग्वेज सिस्टम आपको पता है, जो स्पीकर्स को क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन देयर लैंग्वेजेस। तो आपको सिस्टम पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो आप क्या है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू विल बी मेकिंग, ठीक है। एंड टू डिस्टिंग्विश ग्रामेटिकल सेंटेंसेस फ्रॉम अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ये देखिए। और फिर जब आप जो ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं और अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस करने के लिए हमें, है ना, ये दिखाता, इनेबल करता है। नाउ पे मी अटेंशन, you know many grammatical portion of a language, especially when we talk about English, you understand many more grammatical rules, but when you start speaking, जब आप बोलते हैं, क्या हम लोग पूरा ग्रामेटिकल बोलते हैं? हिंदी की बात करिए, हम when we speak, when we know Hindi, we know all the Hindi grammar, है ना, but when we speak in Hindi, जब हम हिंदी बोलते हैं, तो क्या हम जो है सारे ग्रामर का फॉलो करते हैं? नो, वी डोंट फॉलो सम टाइम, है ना। मोस्टली जब हम परफॉर्म करते हैं, है ना, हमें कॉम्पिटेंस तो बहुत है, ग्रामर का नॉलेज बहुत है, लेकिन हम परफॉर्मेंस उतना इफेक्टिव, कितना ग्रामेटिकल कर पाते हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा रहता है। क्योंकि कई बार हम लोग ग्रामेटिकल, यानी कई बार सेंटेंस करेक्ट नहीं बोल पाते हैं, है ना। उसका कारण होता है जो नेचुरल यूज होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में ये है कि हम ग्रामर का यूज कितना हुआ है, सेंटेंस कितना ग्रामेटिकल करेक्ट है नहीं है, ये हम देखते हैं।
This is unaffected by grammatically irrelevant conditions such as speech errors. इसी को हम कहते हैं speech errors कहते हैं, because most of the people they use, है ना, वो जो है यूज ऐसे करते हैं, तो उसमें क्या है, ग्रामेटिकली irrelevant conditions सामने आती है. इन नॉन चॉइसेस व्यू कॉम्पिटेंस कैन बी स्टडीड इंडिपेंडेंटली. बिल्कुल, जो कॉम्पिटेंस है यानी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, जो लैंग्वेज ग्रामर है, उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं अपन लैंग्वेज यूज, है ना, which falls under performance, which falls under performance, for example through introspection and grammatically judgments by native speakers. बिल्कुल. तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो कॉम्पिटेंस है उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यूज किया, उसको स्टडी किया जा सकता है ना, और उसी के कारण फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस सामने आता है. तो हम देखते हैं कि ग्रामेटिकली जो है वो कितना करेक्ट है, क्या है, वो नेटिव स्पीकर्स जो है वो उसके माध्यम से हम देखते हैं, ध्यान रखना है. अब बात करते हैं एक बार फिर से परफॉर्मेंस की. तो द टर्म लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस वाज यूज्ड बाय नोम चॉम्स्की in 1960 to describe the actual use of language in concrete situation. ध्यान रखना, the actual use of language in concrete situation. बिल्कुल ध्यान रखना है, यही परफॉर्मेंस है. आपको ये ध्यान रखना, जो यूज है वो परफॉर्मेंस है ना. एक्चुअल यूज क्या है, आपको ग्रामर का, लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज का, स्ट्रक्चर का बहुत नॉलेज है. यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, बट हाउ यू यूज दैट इज अनदर मैटर. द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस, it is used it is used to describe both the production, sometimes called a payroll. ये देखिए, पैरोल हमने देखा था कल, एज वेल एज द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज. पैरोल क्या है, स्पीच है. लेंग एंड पैरोल हमने देखा था. तो लेंग क्या था, ये मैंने बस इसी तरह से लेंग एंड पैरोल हमने देखा. है ना, लेंग क्या है, लेंग जो होता है वो लैंग्वेज है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना, स्ट्रक्चर. और पैरोल क्या, स्पीच है. तो सेम है, परफॉर्मेंस पैरोल है, और यहाँ पर जो है कॉम्पिटेंस क्या है, लेंग है. ये स्टडी वी हैव सीन. तो ये देखिए, ये एज वेल एज द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज. तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो लेंग है और पैरोल है, एक तरीके से उसी की स्टडी है. परफॉर्मेंस इज डिफाइंड इन अपोजिशन टू कॉम्पिटेंस. ये देखिए, परफॉर्मेंस इज डिफाइंड इन अपोजिशन टू कॉम्पिटेंस. The latter describe the mental knowledge. ये देखिए, that a speaker or a listener has language, has of language. देखिए, competence क्या है, the mental knowledge that a speaker or listener has of knowledge of language. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्पीकर किस तरीके से यूज कर रहा है, उसकी नॉलेज का, उसका जो मेंटर, क्योंकि ग्रामर आपके, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मेरे माइंड में, मेरे मेंटल नॉलेज में वो एस्टेब्लिश्ड है, और उसी के बाद में हिंदी और इंग्लिश बोल रहा हूँ, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो ये कॉम्पिटेंस आप ये कह सकते हैं, जो ये परफॉर्मेंस है, और कॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं मेंटल नॉलेज है ना. कॉम्पिटेंस कहीं ना कहीं मेंटल नॉलेज है जो स्पीकर के उसमें होता है, लेकिन उसको जब परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस हो जाता है. इट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज. बिल्कुल, परफॉर्मेंस क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड सेंटेंसेस. बिल्कुल, है ना. या तो हम कोई सेंटेंस लिखा है उसको हम, आप बिल्कुल यूं समझिए कि आपका कॉम्पिटेंस जितना अच्छा होगा, यानी आपकी ग्रामर की जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा आप किसी लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे, किसी लैंग्वेज में लिखे गए सेंटेंस या कॉम्प्रहेंड जो सेंटेंस इन जो लैंग्वेज होते है ना. सिंपल आपको यहाँ समझता हूँ, एक एक यूं समझिए, आपको इंग्लिश पढ़ना है ना. अब यू हैव टू स्टडी इंग्लिश. अब इंग्लिश का कितना आपको लैंग्वेज स्ट्रक्चर, है ना, आपको ग्रामर ये सब पता है ना, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, आपको ग्रामर के रूल्स कितने पता है, तो ये सारा क्या है, कॉम्पिटेंस है. इसके बेस पे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस आपका लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, या आपको बोलना है, या तो आपको रीड करना है कोई स्पीच,
या आपको बोलना है, स्पीक करना है, तो ये बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा, वोकैब कैसी है, रूल्स कैसे हैं, आपको ग्रामर ये सब कैसा है। यानी ये जो है ना, ये वाला पार्ट है आपका कॉम्पिटेंस है। तो आपका जितना कॉम्पिटेंस प्रभावशाली होगा, यानी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, ये सारा वोकैब, रूल्स, ये सब कुछ आपके जितने अच्छे होंगे, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, यानी उतना ही अच्छा रीड कर पाएंगे, उतना ही अच्छा राइट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप स्पीक कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी ये प्रैक्टिकल है कॉम्पिटेंस, ये जो स्ट्रक्चरल स्टडी है कॉम्पिटेंस, ये मेन स्पीकर के दिमाग में होता है, और जब इसी को फिर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो हो जाता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, सी, चल, तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, इसको भी हम कर लेते हैं। एक बार हम पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ, देखिए हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसको जो है आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, बट देखिए इसमें जो है द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजी ऑफ ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, है ना। ईएलटी यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीचिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में किसकी बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की। एक बार पढ़ चुके हैं हम स्टार्टिंग में, लेकिन वापस फिर से एक बार क्विक रिवीजन के साथ में इसको हम देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसी मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, द ऑडियोलिंगुअल मेथड है, द साइलेंट वे है, डिसजेस्टोपीडिया है, कम्युनिटी लैंग्वेज हियरिंग है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है ना। दीज ऑल आर दी। अब द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको देखते हैं क्विकली, हम देखते हैं तो क्या है। The grammar translation method is a method of teaching foreign languages derived from the classical method of teaching Greek and Latin। ये देख चुके हम, जो ग्रीक और लेटिन को पढ़ाने का तरीका था वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है। इसका सीधा सीधा ये फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है कि पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स सीखते हैं, है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन आप देखिए ना, उसका नाम से ही वो है, आप देखिए, है ना, आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन, तो पहले ग्रामर सीखेंगे भैया, और फिर वो अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे उनके अपने लैंग्वेज में जिसको समझना है। तो स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, हम लोग जो हमारी टारगेट, जैसे हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, और हमारी नेटिव लैंग्वेज या हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी है, ध्यान रखना, है ना। ये टारगेट लैंग्वेज है और ये नेटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश हमको जो सीखना है, टारगेट जो लैंग्वेज है उसके पूरे ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हिंदी में उसको समझेंगे, या हिंदी के सेंटेंस को फिर वहां पर ट्रांसलेट करेंगे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन में पहले ग्रामर सीखते हैं, रूल्स सीखते हैं, और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं नेटिव लैंग्वेज में समझने के लिए। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग लैटिन। The method has been rejected by scholars and has no theoretical basis। बिल्कुल, ये लेटिन जो पढ़ाने का जो प्रैक्टिस होती थी वहां से इसको लिया गया है ना, आपको बता दें। और लेकिन स्कॉलर्स ने इसको जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये ध्यान रखना है। तो पहले इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन में पहले ग्रामर सिखाई जाती है और फिर जो है ट्रांसलेट करके नई लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट में सीधा कोई ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं, you don't need to learn the grammar etc, you have to start, suppose you have to start speaking English, so you will be first you, जैसे आपको suppose you have to become a speaker of English, you are learning spoken English, so first you will be taught grammar rules etc, and then you gradually started speaking। लेकिन डायरेक्ट में क्या होगा, आप सीधे बोलना शुरू कर देते हैं, कोई ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है। सो द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड
इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने की नेचुरल मेथड है ये। एंड रेफरेंस मतलब रोकना, रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूजेस ओनली द टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल, इसमें क्या है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको यूज करने से रोका जाता है, और सीधे सीधे यूजेस ओनली टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें नेचुरल मेथड कहा जाता है डायरेक्ट मेथड को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने की। और दूसरी बड़ी बात है, ये लर्नर्स को नेटिव लैंग्वेज यूज करने से रोकती है। You stopped, suppose you are learning spoken English and you go to in a coaching or anywhere else, but you are not allowed to speak in Hindi because you are going to learn English. So you are allowed to speak in English only. You are allowed to use only English there. That is your target language. ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया, जर्मनी और फ्रांस में अराउंड 1900, एंड कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ये, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम पहले ग्रामर सीखते हैं, रूल्स सीखते हैं, स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर उसका यूज करेंगे, है ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या है, सीधे हम लोग जो भी हमको सीखना है, बोलना सीखना है, लिखना सीखना, डायरेक्ट उस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है जो सीखना है ना। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया डायरेक्ट मेथड की, टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड वोकेबुलरी थ्रू पैंटोमाइमिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा, कैसे डायरेक्ट ऑफ सीखिंग, तो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, उसको विजुअलाइज करके पढ़ाया जाता है। मटेरियल्स टीचिंग ग्रामर बाय यूजिंग एन इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच इसमें अपनाई जाती है। कैसे, क्या इंडक्टिव क्या होता है, हैविंग लर्नर्स फाइंड आउट रूल्स थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ एडिक्वेट लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स इन द टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल, इसमें क्या है, जो लर्नर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि आप ये जो स्पीच आपने पढ़ा, ये जो आपका है ना सेंटेंस है, इसमें से खुद ही रूल्स ढूंढिए, खुद ही आप रूल्स ढूंढिए, है ना, और टारगेट लैंग्वेज में उसको मतलब जो है आपको समझना है। तो अब जब सेंटेंस पढ़ेंगे खुद ही रूल्स, भाई सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही, कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पहले जो भी है वो खुद ही रूल्स, क्या रूल, किस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है सेंटेंस, है ना। आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस बनाना है, जिस आपसे कहा कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यू डिड नॉट टू गो देयर। अब ये सेंटेंस है, यू डिड नॉट टू गो देयर, यू डिड नॉट टू ड्रिंक वाटर, यू डिड नॉट टू स्टडी अलोन, यू डिड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ऐसे अनेकों सेंटेंस, एक अप्रोच, एक पर्टिकुलर हमने देख लिया और हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे फोकस है। द टेक्निक्स यूज्ड इन दिस मेथड आर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, डिक्टेशन, रीडिंग आउट लाउड। ये सारी टेक्निक है ना इसमें डायरेक्ट मेथड में। क्या क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, डिक्टेशन होगा, रीडिंग आउट लाउड बोल बोल के पढ़ना है, स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन भी है, कहाँ गलती कर रहे हैं हम खुद ही करेक्शन करें, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होगी, बार बार ज्यादा कन्वर्सेशन होगा, और पैराग्राफ राइटिंग होगा, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, पैराग्राफ राइटिंग। अभी देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसमें क्या है, आर्मी मेथड है ये न्यूयॉर्क मेथड, न्यू की मेथड भी कहते हैं। क्या रहता है इसमें, दिस मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ये क्या है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर डिपेंड है, विच postulate that humans can train through a system of reinforcement। बिल्कुल ये मानती है बिहेवियरिस्ट थ्योरी कि ह्यूमंस को क्या है, किसी सिस्टम के थ्रू क्या ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दिस मेथड वाज सिमिलर टू अ डायरेक्ट मेथड, लाइक बिल्कुल ये वही डायरेक्ट मेथड की तरह ही है। स्टूडेंट शुड बी टॉट अ लैंग्वेज डायरेक्टली। डायरेक्ट मेथड क्या कह रही है आपकी, कि स्टूडेंट शुड बी टॉट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल, तो ये क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरह ही स्टूडेंट को क्या है, सीधे सीधे लैंग्वेज पढ़ाई जाना चाहिए, है ना, विदाउट यूजिंग द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, है ना, स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को यूज किए बिना, टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स और ग्रामर इन द टारगेट लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है ना, नेटिव लैंग्वेज को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जो टारगेट लैंग्वेज है उसी को सुनाया जाना चाहिए। ऑडियो लिंगुअल मेथड में हम और आगे देखें तो द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द डायरेक्ट
method is that this method does not focus on teaching vocabulary. बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में थोड़ा बहुत वोकेबलरी पढ़ाने के ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पे जो है वोकेबलरी आदि पढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं देते। ऑडियो लिंगुअल में इट डजंट रिक्वायर, वी स्टार्टेड जस्ट टीचिंग। द बिहेवियरल साइकोलॉजी इज डेवलप्ड बाय, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना। इस बिहेवियरल साइकोलॉजी किसने दी है? ये B.F. स्किनर ने दिया है। B.F. स्किनर was included in this method by Charles C. Fries. Remember Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure, B.F. Skinner's behavioral psychology theory. These are asked in the examination also. In this method, skills are taught in following order. पहले ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑडियो लिंगुअल में पहले क्या है? लिसनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, लिसनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, स्पीकिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस होता है, रीडिंग राइटिंग पे बहुत ज्यादा। तो ये टेक्निक फॉलो होती है। सबसे पहले क्या होता है? लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा और फिर राइटिंग होगा। तो ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है ऑडियो लिंगुअल में। आप जितना लिसन करेंगे, एज मच एज यू लिसन यू विल improve, then start speaking and then reading and then writing. This is the practical way, and it is similar to direct method also, but in direct method we pay attention on vocabulary building also, but in this audio lingual we don't pay. See, this method of teaching foreign language is based on behaviorist theory, which postulates that human can train through a system of reinforcement. This method was similar to a direct method, like students should be taught. We have discussed already. It is just revising. Okay. चलिए ये पूरा रिवीजन है। Now the silent way of language teaching method was created by Caleb Gatigno that makes extensive use of silence as a teaching method. So but silence को उन्होंने teaching method बनाया है कैसे? Gatigno introduced this method in his 1963 book। क्या बुक का नाम है उनका? Gatigno का Teaching Foreign Language in Schools, The Silent Way। बुक का नाम है, ध्यान रखना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। Teaching Foreign Languages in Schools, The Silent Way. This book is written by Gatigno in 1963. You remember, it is usually regarded as an alternative language teaching method. क्या है? Alternative language teaching method भी इसको कहा जाता है। Silence is used as a tool to emphasize learners' autonomy. Silence is used as a tool to emphasize learners' autonomy and active students' participation. बिल्कुल, साइलेंस में क्या होता है? लर्नर्स की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। लर्नर्स जो सीखना चाहते हैं वो अपने स्तर पे है ना, वो स्वतंत्र है, और एक स्टूडेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन को यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। द टीचर यूजेस मिक्सचर ऑफ साइलेंस एंड जेस्चर्स। बिल्कुल, साइलेंस और जेस्चर्स का यूज करते हैं टीचर टू फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन टू एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। बिल्कुल, है ना। इसका कारण है बहुत साइलेंट वे में लैंग्वेज का यूज करेंगे, जेस्चर का ज्यादा यूज करेंगे, है ना, और इसमें रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा उम्मीद से। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो सुन नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, तो वहां पर भी ये साइलेंट वे देखने वाला देखना तो है, यहाँ पर देख नहीं पाएंगे, उनके लिए अलग से ब्रेल लिपि होती है। तो एंड टू इनकरेज देम टू करेक्ट देयर ओन एरर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ही स्टूडेंट को जो है उनके अपने एरर को दूर करने के लिए कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज सीन एज फंडामेंटल टू द मेथड। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है, हालांकि साइलेंट वे है। इवोल्यूशन इज कैरिड आउट बाय ऑब्जर्वेशन एंड द टीचर में नेवर सेट अ फॉर्मल सेट। ऑब्जर्वेशन कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, ये है ना, ये इवोल्यूशन का तरीका है मूल्यांकन करना हो तो। डिस सजेस्टोपीडिया में क्या देखा? इज अ टीचिंग मेथड डेवलप्ड बाय बुल्गारियन साइकोथेरेपिस्ट। क्या नाम था? जॉर्जी लोजेनो। ये डेवलप किया है डिस सजेस्टोपीडिया में। इसमें क्या है? दे थ्योरी अप्लाइड, है ना, ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के, है ना। द स्टडी द थ्योरी अप्लाइड पॉजिटिव सजेशंस इन टीचिंग एंड इट्स नाउडेज कॉल्ड डी सजेस्टिव लर्निंग, है ना। तो इसको क्या आजकल नाउडेज डी सजेस्टिव लर्निंग भी इसको कह रहे हैं। क्या कहते हैं? The method for adults includes long sessions without movement and materials that are appropriate for adults. बिल्कुल, इसमें क्या होता है? What happens? बड़े बड़े लंबे सेशंस लिए जाएंगे, किसके लिए?
एडल्ट्स इंक्लूड्स लॉन्ग सेशन विदाउट मूवमेंट एंड मटेरियल्स, और इसमें कोई मटेरियल्स नहीं दिया जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा, एक लंबे लंबे सेशन लेके इनको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसका एक और है ना, ये खास करके दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर एडल्ट्स ओनली, बिकॉज स्टूडेंट किड्स एंड द स्मॉल चाइल्ड दे आर दे डोंट कैच दीस थिंग्स, है ना। इफ यू हैव बीन टॉट you have been taught for 20 hours, 30 hours, 40 hours, then it is difficult to catch, uh, ठीक है, फॉर दी स्टूडेंट्स। सॉरी, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में हमने देखा है कि इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डेवलप व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज दे वुड लाइक टू लर्न। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़े कम्युनिटी लैंग्वेज में क्या है कि स्टूडेंट वर्क टुगेदर to develop what aspect of language they would like to learn, वो क्या सीखना चाहते हैं लैंग्वेज में, क्या कौन सा एस्पेक्ट सीखना चाहते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। It is based on the counseling approach in which the teacher acts as a counselor and a paraphraser while the learner seen as a client and collaborator। बिल्कुल, यहाँ पर टीचर काउंसलर की भूमिका में है और स्टूडेंट क्लाइंट या कोलेबोरेटर की भूमिका में है, ध्यान रखना है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा, टीआरपी टीपीआर इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड डेवलप्ड बाय जेम्स एशर। बिल्कुल ध्यान रखना, किसने डेवलप किया इसको, जेम्स एशर ने डेवलप किया है। इट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ध्यान रखना है क्या है ये, कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है एंड फिजिकल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। इन दिस मेथड इंस्ट्रक्टर गिव्स कमांड्स टू स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इंस्ट्रक्टर्स गिव कमांड्स टू स्टूडेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, टोटल फिजिकल, जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर मान लीजिए आप, है ना, जो टीचर है वो स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज में कमांड देता है एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड विद होल बॉडी एक्शंस। बिल्कुल, हम सपोज you are learning English and I am teaching you English. So I am giving you command in English, whatever I am speaking, whatever sentence I am speaking, and the students are learners. They are responding with whole body actions. That is total physical response. I hope you understand. Okay. So in this particular method, and students respond with their whole body actions. That is total physical response. I hope you understand. This method is an example of comprehension approach to language teaching. बिल्कुल, this method is example of comprehension approach to language teaching. And if you are teaching a language anybody to anybody, then it is really a comprehensive approach. ठीक है? Why comprehensive? Because if students are responding properly, correctly, it means that they are learning. It means that they understand what you speak, what you deliver. Communicative language teaching. This approach of language teaching emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study. Classrooms activities used, देखिए in this approach क्या होता है, इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव मीन्स कम्युनिकेशन लैंग्वेज, इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी। Classroom activities used in communicative language teaching including the following। क्या क्या एक्टिविटीज होती यहाँ पर देखिए, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होगी, है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में। इसमें बिल्कुल अल्टीमेट गोल, पहला देखिए रोल प्ले। स्टूडेंट्स रोल प्ले इन स्कूल्स, इट हैपेंस, है ना, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल आल्सो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन टू रोल प्ले, टू प्ले different role in the schools. Generally the hero of our nation, and etc. Next, interviews, it is also communicative language teaching methods. Here these are the parts: information games, language exchanges, surveys, learning by teaching. All these things plays very all these you can say activities. Pair work means group, work together, है ना, they work together in a group. तो ये लर्निंग बाय टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते सीखना, सर्वे, ऑल दीज थिंग्स आर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इट इम्प्रूव्स, यू कैन से इट encourages communicative language teaching. So I hope you understand. ठीक है, so I think we have discussed a lot today. Okay, we have discussed a lot today, है ना, wait,
See. So this the way we have synchronic and diachronic language we have seen, and then competence and performance, and then methods of teaching. So synchronic language means synthesize the, है ना, synthesis वे में study करना है language का, और जो डाइक्रोनिक है वो जो है डिटेल में, और आप जो टाइम पर्टिकुलर पूरे टाइम पीरियड में, मान ले हम ओल्ड इंग्लिश में जाके वर्ड ऑर्डर को पढ़ते हैं तो सिंक्रोनिक है, लेकिन ओल्ड मिडिल और वर्तमान मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ तो वो डाइक्रोनिक हो जाएगा। कॉम्पिटेंस हमने देखा था, परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस इट इज अ सेट ऑफ रूल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है कॉम्पिटेंस, है ना, यानी ग्रामर वगैरह हम पढ़ते हैं वो कॉम्पिटेंस है, लेकिन जब हम उसको स्पीकिंग में यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं, है ना, या लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, इट इज इनफ फॉर टुडे, है ना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। So once again, let me tell you, this is really good to see you here, है ना, and all these I tell you, the students, most of the students are taking recorded classes. I request you to join live classes so that you can get more and more benefits. Okay, because you know when we are live, then we become more concentrate. We are more concentrative and we pay more attention. So wish you all the best. Thank you very much. It's enough for today. Okay, ठीक है, thank you.